तो हम लोग पिछले दिन जहाँ पढ़ रहे थे उसके आगे पढ़ेंगे। 12वीं के लिए हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और उसमें आपको बताया गया था वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पिछले दिन, और साथ में मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी निकाय में माने वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं तो घुमाने में किया गया कार्य। इसी पर हमारा कुछ और टॉपिक जिस पर हम लोग पढ़ेंगे। पहले एक आध न्यूमेरिकल आपको बता दें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर। किस पर पढ़ेंगे? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पिछले दिन हमने पढ़ा था, उस पर अब किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। जैसे आपके पास एक निकाय है और इस जैसे चित्र में दिखाया गया ऐसे कोई एक निकाय त्रिभुजीय आकृति में है जिसके कोनों पर शीर्ष जो लिखे हुए हैं उन पर चार्ज है, और ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 0.5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज है, 0.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो चार्ज है, इस स्थान पर चार्ज है 1.6 और 10 की पावर -19 कूलम, और यहाँ पर चार्ज है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और यहाँ पर है -1.6 और 10 की पावर -19 कूलम। और आपसे पूछा गया इस पूरे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करिए। प्रत्येक भुजा बराबर भी होगी क्योंकि आपने कहा है समबाहु त्रिभुज है, तो प्रत्येक भुजा 0.5 सेंटीमीटर की होगी। आपसे ज्ञात करना है पूरे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या ज्ञात करना है? पूरे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो जो प्रश्न है वो स्पष्ट है, हमें ज्ञात करना है पूरे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब इस निकाय में पता करते हैं कि हमारे पास कितने छोटे छोटे निकाय बनते हैं। हम दो आवेशों को अगर ध्यान से देखें, जैसा ओवरलैप करने का प्रयास कर रहे हैं, ये दोनों आवेश एक निकाय बनाते हैं। इसी प्रकार से ये ए और सी भी एक निकाय बनाएंगे और सी और बी भी एक निकाय बनाएंगे। कुल मिलाकर इसमें 3 है। इन तीनों निकाय की स्थिति ऊर्जा आपस में जोड़ लेंगे तो पूरे निकाय की स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। अर्थात पूरे निकाय की स्थिति ऊर्जा आपकी स्थिति ऊर्जा U1 होगी, और दूसरी होगी U2, और तीसरी होगी U3। ध्यान दीजिए U1 मतलब AB, हम यहाँ AB लिख दे रहे हैं, UAB, और यहाँ लिखेंगे BC, और यहाँ लिखेंगे CA। इस तरह से 3 निकाय हमने बनाया है। तो पहले हम UAB लिखेंगे। हमने स्थिति ऊर्जा का फार्मूला बताया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q1 Q2 मतलब A पर चार्ज और B पर चार्ज, तो A पर और B पर चार्ज मतलब QA और इंटू QB, एंड डिवाइड में उनके बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर। तो उसको लिख लेंगे 0.5 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर में था, 10 की पावर -2 प्लस इसी तरह से UBC भी लिखेंगे, उसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और B पर चार्ज QB और इंटू QC, एंड डिवाइड बाई डिस्टेंस वही होगा, उसको हमने A मान लिया, बाद में मान रख लेंगे, प्लस अगला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू के इंटू यहाँ पर C पर और Q A पर, एंड डिवाइड बाई डिस्टेंस वही है, A कर लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, उसको बाहर कर लेते हैं। इसकी वैल्यू होगी 9 और 10 की पावर 9। ध्यान दीजिए कुछ और चीजें हैं जो कॉमन हो रही हैं, वो है अपॉन A की वैल्यू सिमिलर है, और 0.5 सेंटीमीटर था, मीटर बदल लेंगे तो 5 × 10 की घात -3 हो जाएगा, और इंटू अब चार्ज बचता है QA, A पर चार्ज प्लस है 1.6 और 10 की पावर -19, और इंटू B पर चार्ज है 3.2 और इंटू 10 की पावर -19, प्लस QB, B पर चार्ज है 3.2 और इंटू 10 की पावर -19, और C पर चार्ज नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर जो प्लस था वो माइनस में हो जाएगा। ध्यान रहे पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और साथ में विभव ज्ञात करने के लिए नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यहाँ माइनस से गुणा होगा, आपको पता है। फिर यहाँ पर सिंबल प्लस लगाएंगे, QC, C पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस हो जाएगा 1.6 और 10 की पावर -19, और इंटू उसके बाद A पर चार्ज है 1.6 और 10 की पावर -19। जैसा लिखा गया है ऐसे को सरल करना है। जो चीजें इसमें से सिमिलर हैं उसको अगर कट जा रही है तो उसको हटा देंगे, या नहीं कटेंगे तो कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ बचेगा 9/5 इंटू 10 की घात -12, और इन सभी में कुछ चीजें ऐसी हैं 1.6 और 10 की पावर -19, 1.6 और 10 की पावर -19, 1.6 और 10 की पावर -19। तो इसमें से कॉमन करेंगे 1.6
और 10 की पावर माइनस 19 और एक चीज कॉमन हो रहा है 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19, इसमें से भी कॉमन कर लेंगे 10 की पावर माइनस 19। यहाँ क्या बचेगा, ये भी बाहर हो गया है, कुल मिलाकर 3.2 बचा है और माइनस यहाँ पर भी 1.6, कुल मिलाकर 3.2 बचा है। ध्यान से देखिए तो वैसे भी शायद कट जा रहा था, ये दोनों ऑलरेडी कट जा रहा था। चलिए फिलहाल अब लिख लिए हैं, यहाँ पर भी है 1.6, यहाँ कुल मिलाकर बचेगा, तो ये दोनों हट जाता है। कुल मिलाकर इसकी स्थिति ऊर्जा को अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पर 1.6 का गुणा करा लेंगे, 1.6 इंटू 9 और डिवाइड बाई 5, और ये पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, 38 2 40 और 50, माइनस 50 और उधर से 1.6 नेगेटिव में मल्टीपल हो जाएगा, गुणा करा लीजिएगा, जो आएगा वही संपूर्ण एनर्जी हो जाएगी। तो ये जो अभी आंसर आया है ये निकाय की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा होगी, निकाय की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा होगी, ये 12 है, 10 की पावर माइनस 12, और ये शायद प्लस होगा, सॉरी हम 9 3 12, ये प्लस होगा, यहाँ गलती हुई थी, 12 इसमें से घटेगा, तो ये जो 50 हमने बनाया था इसको थोड़ा सा और सरल कर लीजिए, 12 और 19 घट जाएगा, 7 बचेगा, 7 और 19 को जोड़ लेंगे, माइनस 26 होगा। अब इसको ऐड कर लीजिएगा, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा, कंप्लीट आंसर हो गया। हमारा अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे अब हमारा डेरिवेशन है। हमने कहा था कि हम अगले दिन जो पढ़ेंगे उसमें डेरिवेट ही रहेगा। हमारा डेरिवेशन था एक समान वैद्युत क्षेत्र में, हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, किए गए कार्य का व्यंजक, यानी कुल मिलाकर आपको क्या ज्ञात करना है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसको आप वैद्युत क्षेत्र में घुमाना चाहते हैं, तो घुमाने में कितना कार्य आप करेंगे उसी के बारे में हमको पढ़ना है। ये डेरिवेशन है, बुक का भी आप सहारा लेंगे लिखने के लिए, हम 60 पढ़ा दे रहे हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया, माना कि किसी भी स्थान पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये चीजें जो बोली जा रही है इसको आपको लिखना पड़ेगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता को आपने ई माना, और इसी वैद्युत क्षेत्र में एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है। आप वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़े हैं, वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें दो बराबर परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखकर बनाए जाते हैं। अब इसी वैद्युत द्विध्रुव ये संतुलन की अवस्था में है और इसको आप घुमाना चाहते हैं। अगर आप इसको वैद्युत क्षेत्र में घुमाना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर हम मान लें वैद्युत द्विध्रुव पहले ए में था, अब वो ए डैश और बी डैश स्थिति में पहुंच गया, तो क्या अपने आप घूम जाएगा। हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है, बल नहीं बल्कि बलयुग लगता है, टाउ बराबर पीई इंटू साइन थीटा। तो हमने पढ़ा है, हम जानते हैं क्या जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाली बलयुग का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का फार्मूला, बलयुग्म का आघूर्ण हमने पिछले दिन डेरिवेट किया था। हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव, अगर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बलयुग्म लगेगा, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। इतना तो बलयुग्म अपने आप कार्य करेगा जब भी वैद्युत द्विध्रुव रखा गया। अब अगर आप घुमाना चाहते हैं तो इस बलयुग्म के विपरीत दिशा में आपको बल लगाना पड़ेगा, और अगर आप बल लगाते हैं तो कार्य भी होगा, वही कार्य हमको कैलकुलेट करना है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव को हम घुमाकर ए डैश और बी डैश स्थिति में ले जाना चाहते हैं। कहां ले जाना चाहते हैं, ए डैश और बी डैश स्थिति में ले जाना चाहते हैं। कितना घुमाना चाहते हैं, पहले ये संतुलन की अवस्था में था 0 अंश पर, अब हम इसको थीटा कोण घुमाना चाहते हैं। कितना कोण, थीटा कोण घुमाना चाहते हैं। तो घुमाने में किया गया कार्य हमको ज्ञात करना है, तो घुमाने में किया गया कार्य हमको ज्ञात करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वर्क को, तो घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। कहां से कहां तक, 0 से थीटा, संतुलन की स्थिति से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। यहां लिखेंगे अतः
सूक्ष्म डिस्प्लेसमेंट, अगर हम मान लें कि इसको हम थोड़ा सा विस्थापित करते हैं, सूक्ष्म विस्थापन डी थीटा, तब घुमाने में किया गया कार्य, हम जानते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, किया गया कार्य, तो कार्य बराबर होता है कार्य dw बराबर होगा बल गुणे विस्थापन, यहाँ बल बलयुग्म होगा क्योंकि उसी के विरुद्ध आप घुमाते हैं, और इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो हमें कितना टोटल वर्क डन चाहिए, क्योंकि हम थीटा विस्थापित करते हैं, अतः लिखेंगे, अतः वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, यहाँ लिखेंगे अतः वैद्युत द्विध्रुव को संतुलन की अवस्था से, यानी समांतर दिशा से, संतुलन की अवस्था से कितना कोण, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, कुछ तो घुमाएंगे ही, घुमाने में किया गया कार्य, चित्र के बारे में लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे किया गया कार्य, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, टोटल वर्क डन W बराबर इंटीग्रेशन 0 से थीटा तक, कहां से, 0 से थीटा तक क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि 0 संतुलन की अवस्था में था और थीटा कोण आप घुमाना चाहते हैं, किसको इंटीग्रेट करेंगे, dw का मान रख देंगे, इंटीग्रेशन 0 टू थीटा, और dw की वैल्यू थी टाउ इंटू डी थीटा, टाउ की वैल्यू है PE और इंटू साइन थीटा और इंटू डी थीटा, समझ पा रहे होंगे, PE इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसमें से PE बाहर हो जाएगा, तो W बराबर आपको मिल जाएगा PE और इंटू बचेगा जो उसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू थीटा, और यहाँ बचेगा साइन थीटा और इंटू डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर लेंगे, माइनस कॉस थीटा होता है, क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, और इस पर लिमिट लगा देंगे 0 टू थीटा, एक बार अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, ध्यान रहे आगे माइनस साइन है, तो यहाँ पर लिखेंगे W इज इक्वल टू PE और माइनस साइन, यहाँ पर बाहर कर लिया हमने, और इस माइनस साइन को जब बाहर कर लेते हैं एक बार अपर लिमिट, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस फिर लोअर लिमिट, तो कॉस 0 हो जाएगा, यहाँ हो गया कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, कितना होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो घुमाने में किए गए कार्य का फार्मूला हो जाएगा PE, इस माइनस साइन को अंदर कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फार्मूला हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमने पढ़ लिया कि अगर हम किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ घुमाते हैं, वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम वैद्युत क्षेत्र में घुमाएंगे तो हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा, और वो कार्य हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला होगा W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्यों कार्य करेंगे, क्योंकि वहां पर बलयुग्म कार्य करता है, उसी बलयुग्म के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ता है, हमने पढ़ लिया, अगर हम किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा, W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा, घुमाने में किया गया कार्य। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे हमने पढ़ा था किसी आवेश को कहीं रख देते हैं तो तीव्रता ज्ञात की जा सकती, फार्मूला है इज इक्वल टू 1/4π7 Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। लेकिन क्या हम वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ रख दें तो क्या उसके कारण तीव्रता होगी, तो हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थान पर तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के अगर ना होता तो उसकी जगह पर
केवल एक आवेश होता तो उसके कारण तीव्रता निकाली जा सकती। सूत्र आपको बताया गया E = 1/4πε0 Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थान पर तीव्रता दो प्रकार से ज्ञात की जा सकती। हो सकता है वह स्थान वैद्युत द्विध्रुव की रेखा पर हो तो उसको बोला जाता है अक्षीय स्थिति। क्या बोलेंगे? अक्षीय स्थिति। मतलब जिस अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव है बिंदु भी उसी स्थान पर हो। और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति, मतलब जिस अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव होगा उसके विपरीत अक्ष पर बिंदु होगा, तो ऐसी स्थिति को हम निरक्षीय स्थिति कहेंगे। तो हमारा टॉपिक हो गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो पार्टों में बट गया, उसमें से पहला नाम क्या हो गया? अक्षीय स्थिति में। तो अब हम इसमें पहला पढ़ेंगे, हमारा डेरिवेशन इस तरह से बढ़ जाएगा। नाम हो जाएगा अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डेरिवेशन पढ़ते समय लिखते भी रहेंगे और डाउनलोड करके ईयरफोन लगाकर देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माने अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए क्या करेंगे? आपको क्या क्या मालूम है? एक वैद्युत द्विध्रुव तो होगा। माना कि सॉल्यूशन में आपको ये चीजें लिखनी भी पड़ेगी। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय AB क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय, नाम क्या है? AB। लिख भी लेंगे। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय AB है जिसका मूल बिंदु O है। क्या है? मूल बिंदु O। निकाय के बारे में जानते हैं, एक पर नेगेटिव चार्ज होगा और दूसरे पर उतना ही प्लस चार्ज होगा। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कौन सी स्थिति में? अक्षीय। ये कौन से अक्ष पर है? x अक्ष पर। तो x अक्ष पर बिंदु भी होगा। अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, ये x अक्ष है। अक्षीय स्थिति में मतलब जिस अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव है उसी पर अगर बिंदु है तो अक्षीय स्थिति होगी। एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो आप क्या लिखोगे? माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय AB है जो x अक्ष पर स्थित है। इसके मूल बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम 2l मानते हैं। तो आधी दूरी l हो जाएगी यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक भी l हो जाएगी। प्रत्येक आवेश से उसकी दूरी पता करते हैं। इस आवेश से -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी? r में क्या जुड़ जाएगा? l। तो यहां से दूरी हो जाएगी r + l। कौन से आवेश से? -q से। प्लस q से कितना होगा डिस्टेंस? यहां से डिस्टेंस हो जाएगा, ये इतना l है, पूरा r घट जाएगा और r - l बचेगा। तो डिस्टेंस आप जान चुके हैं। अब हमें पता करना है कि बिंदु P पर कौन कौन तीव्रता लगाए। कई आवेश हमारे पास? दो, एक है -q और दूसरा है +q। इसका मतलब तीव्रता दोनों लगाएंगे। तो हम पहले पता करते हैं -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण, सिंगल आवेश है -q आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी तीव्रता? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कि E1 है, तीव्रता माना कि कितना है? E1 है। तो E1 बराबर क्या होगा? किसी आवेश के कारण तीव्रता निकालने का फॉर्मूला बताया गया। E = 1/4πε0 k q डिवाइड बाई r स्क्वायर। q चार्ज कितना है? q नेगेटिव है, तीव्रता माइनस के कारण माइनस नहीं होगी। डिस्टेंस कितनी होगी? -q से दूरी है r + l। कितनी है? r + l। तो यहाँ पर लिखेंगे r + l। वर्ग भी होगा इसमें क्योंकि इसमें स्क्वायर होता है। तीव्रता आपने निकाल लिया, इतना न्यूटन बाई कूलम होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। हमें इसकी दिशा भी पता करनी क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। -q के कारण तीव्रता उसी दिशा में कार्य करती है जिस दिशा में आवेश होता है। इसका मतलब यहाँ पर तीव्रता इस दिशा में कार्य करेगी। तो अब इसका नाम भी लिखना होगा। किधर से किधर की तरफ? P से A की ओर। कहां से कहां की ओर? P से A की ओर। दिशा काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से पता चलेगा कि जुड़ेगा कि घटेगा। P से A की ओर। और कोई तीव्रता लगाएगा? एक चार्ज और भी है, कौन? +q। कौन से स्थान? B पर। इसी प्रकार
इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, कहां पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना कि E2 है, तो E2 इज इक्वल टू सिंगल आवेश है, फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्यू माने चार्ज, यहाँ पर क्यू था, क्यू ही लिखेंगे। क्या डिस्टेंस वही है कि बदल गया? अब यहाँ से पता करते हैं, डिस्टेंस है r माइनस एल, तो यहाँ लिखेंगे r माइनस एल और इसका होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा, न्यूटन बाई कूलम। दोनों तो बारी बारी तीव्रता लगाएंगे, क्या इसकी दिशा वही रहेगी, बदल जाएगी? प्लस क्यू के कारण तीव्रता बाहर की तरफ होती है, तो यहाँ की तरफ कार्य करेगी, वो होगा E2। इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, P से बाहर की ओर, P से किधर की तरफ, बाहर की ओर, बाहर की ओर। अब हमें पता करना है कि क्या P पर एक ही तीव्रताएं हैं कि दो तीव्रताएं हैं। ध्यान से देखिए, हमारे पास दो आवेश हैं और दोनों बिंदु P पर तीव्रता लगाते हैं, तो हमारे पास दो आवेश है, दो तीव्रताएं उस पर लग रही हैं, लेकिन हमें बिंदु P पर तीव्रता चाहिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है, तो निकाय के कारण दो तीव्रताएं तो हो नहीं सकती हैं, तो हमें पता करना है कि P पर परिणामी तीव्रता। क्या याद करेंगे, P पर परिणामी तीव्रता। अतः यहां लिखेंगे, अतः किस पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, कौन सी, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। मालूम करते हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता इज इक्वल टू, अब ध्यान रखेंगे परिणामी तीव्रता इज इक्वल टू, अगर दोनों एक दिशा में हो तो जुड़ जाता, विपरीत दिशा में तो घटेगा। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये जानना है कि किस में से कौन घटेगा, E1 में से E2 की E2 में से E1। तो अब हमारा प्रश्न ये है, जो विपरीत दिशा में जो ज्यादा रहेगा उसमें से घट जाएगा। कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा है कौन कम है? तीव्रता का फार्मूला जरा चेक करते हैं, क्या क्या सिमिलर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। ये क्यों सिमिलर है, इसका हर r प्लस एल है, इसका हर r माइनस एल है। r में कुछ जुड़ा है तो इसकी वैल्यू, हर की वैल्यू ज्यादा है, और जिसमें हर की वैल्यू ज्यादा है उसका भागफल कम आएगा, इसका मतलब E1 कम है। और r में से कुछ घट गया है, इसका मतलब इसका हर कम होगा और भागफल ज्यादा होगा, इसका मतलब E2 ज्यादा है। तो घटा लेंगे, यहाँ हो जाएगा E2 माइनस E1। कंफर्म हो पाया? E2 और E1 की वैल्यू रख देंगे। E2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के और इंटू क्यू डिवाइड बाई E2 r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और यहाँ हो जाएगा Q एंड डिवाइड बाई r प्लस एल का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, समझ जाएंगे। जो चीजें कॉमन हो रही है इसको कॉमन कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, ये आपने कॉमन कर लिया, और Q भी कॉमन होगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। जितना लिखा गया समझ पाए हैं? अब हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसमें एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और यहाँ एलसीएम के अंदर यानी एक ब्रैकेट में r माइनस एल का होल स्क्वायर, दूसरे में r प्लस एल का होल स्क्वायर, तिरछा गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा, होल स्क्वायर भी लगा देते हैं, r स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2rl, और यहाँ पर बीच में सिंबल माइनस है तो r माइनस एल का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2rl। ध्यान से देखिए, समझ जाएंगे। होल स्क्वायर का फार्मूला केवल लगाएगा, जो कट जा रहा है उसको काट दीजिए। अंश में r स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर कट जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ मिलेगा Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और इंटू 2rl जुड़ जाएगा, कुल मिलाकर 4rl हो जाएगा, एंड डिवाइड बाई यहाँ a प्लस b हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, जान जाएंगे। फिर हम लिख लेंगे, क्योंकि r की तुलना में l बहुत ही छोटा है, वहां लिखेंगे चूंकि r की तुलना में l, r इज ग्रेटर देन l, मतलब r काफी बड़ा है और l बहुत छोटा, क्योंकि आपने वैद्युत द्विध्रुव निकाय में l अल्पांशों के बीच की दूरी लिखी थी, अल्प दूरी, तो r स्क्वायर तो और बड़ा होगा, अतः l स्क्वायर को छोड़ देंगे। इसको छोड़ देंगे, l स्क्वायर को छोड़ने पर हर में से l स्क्वायर को हटा देते हैं, उसका वर्ग करेंगे तो और छोटा होगा, तो अगर उसको छोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको ध्यान से देखिए तो हम इसको दूसरी तरह से चेंज करेंगे इंटू के, और इसको लिखेंगे Q इंटू 2l। ध्यान से देखिए, इस तरह से बनेंगे Q और इसमें से 2l कर लेंगे और इंटू बचेगा 2r। क्या बचेगा? 2r, और इसमें से हमने क्या हटा दिया, l स्क्वायर, बचेगा r स्क्वायर का होल स्क्वायर, कुल मिलाकर r की पावर 4। क्या बचेगा?
आर की पावर 4। ये इसको ध्यान से देखिए, Q इंटू 2L, ये कुछ पढ़े हैं आप। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसको P से लिखते हैं, P बराबर होता है Q इंटू 2L। पिछले दिन आपको बताया गया था। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो तीव्रता E इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K और इंटू Q इंटू 2L। P है, क्या है? P। तो यहाँ मिलेगा P गुणे 2R एंड डिवाइड बाई R की पावर 4 को R क्यूब इंटू R लिख सकते हैं। R से एक R कट जाएगा, अंश में बचेगा 2P। तो तीव्रता आपने निकाल लिया, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K और इंटू 2P डिवाइड बाई R का क्यूब। किसके लिए फार्मूला है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। कौन सी स्थिति में? अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होगा। दिशा आपको पता है, E2 बड़ा था इसलिए E2 की ओर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य करेगी। इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता कहाँ होगी? P से बाहर की ओर। कहाँ लिखेंगे? P से बाहर की ओर। समझ पाए हैं? P से बाहर की ओर तीव्रता का फार्मूला होगा। तो अगर आवेश है, सिंगल आवेश, तो ये फार्मूला नहीं होगा, लेकिन अगर वैद्युत द्विध्रुव निकाय है तो यही फार्मूला होगा। अच्छी स्थिति में था, लॉन्गिट्यूडल लिखा जाता है, इसलिए EL लिखेंगे। EL इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K 2P डिवाइड बाई R का क्यूब। तो आपने पढ़ लिया अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है, जिस प्रकार से हमने अच्छी पढ़ा है वैसे हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। तो अच्छी हमने पढ़ी लिया, अब हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, क्या यही रहेगा या फिर बदलेगा। तो टॉपिक सेम है, किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव के कारण कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। तो हमारा टॉपिक है निरक्षीय स्थिति। दूसरा हम ऐसे शार्ट लिख दे रहे हैं, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में क्या, निरक्षीय स्थिति में क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। तो निश्चित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ज्ञात करने के लिए माना कि एक कोई वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जिसका नाम AB है। वैद्युत द्विध्रुव निकाय जिसका नाम क्या था? AB। x अक्ष पर स्थित है। कौन से अक्ष पर? x अक्ष पर। कौन सी स्थिति है? निरक्षीय। और आपने पढ़ा है निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है बिंदु जो है जिस अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव होगा उसके विपरीत अक्ष पर होगा। यहाँ पर चार्ज -Q, यहाँ पर चार्ज +Q। इसके केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय का मतलब x अक्ष पर है तो निरक्ष कहाँ होगा? y अक्ष पर, चाहे प्लस पर चाहे माइनस पर। निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है। कितनी दूरी पर? स्मॉल r, चाहे ऊपर मान ले चाहे नीचे मान लो। तो आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके एक सिरे पर -Q, दूसरे सिरे पर +Q कूलाम का आवेश है, लिखना भी पड़ेगा। इसके मूल बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए क्या करेंगे? P से A को मिला देंगे। P से किसको मिलाएंगे? A को, और P से B को भी मिला देंगे। ध्यान से देखिए, P से A को भी मिला देंगे और P से B को भी मिला देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय में ये r है, ये l है, तो ये दूरी हो जाएगी √r का स्क्वायर और प्लस l का स्क्वायर। इसमें बायोलॉजी वाले भी हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे तभी जान पाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कारण का मान निकाल लेंगे, √r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, और इधर भी वही सेम डिस्टेंस होगा क्योंकि ये l है ये r होगा, तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। तो डिस्टेंस तो आपको मालूम हो गया। अब पता करते हैं कि क्या ये निकाय डायरेक्ट वहां पर तीव्रता लगाएगा या आवेश दोनों बारी बारी लगाएंगे। तो हम पहले पता करते हैं कि दोनों बारी बारी वहां पर आवेश लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो पहले लिखेंगे -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता दिखाई दे रहा है अभी? बिंदु P पर तीव्रता पता करते हैं। तीव्रता हो जाएगी E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K और इंटू चार्ज क्या है? माइनस, माइनस के कारण नेगेटिव नहीं लिखा जाता Q, और डिस्टेंस कितना है? √r स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे √r स्क्वायर और प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, और E1 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K और इंटू Q डिवाइड बाई r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। मतलब इस निकाय में न्यूटन बाई कूलाम रहेगा। इस निकाय में
माइनस क्यू के कारण इस पर तीव्रता होगी। आपने पढ़ लिया कितना होगा 1/4πε0 इंटू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कौन से आवेश के कारण निकाले? माइनस। माइनस के कारण तीव्रता उसी दिशा में कार्य करती है जिधर आवेश होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो तीव्रता होगी वो उसी दिशा में कार्य करेगी, इसको E1 कहेंगे। जैसा कहा गया समझ पाए होंगे। क्या और कोई तीव्रता उस पर लगाएगा? कौन सा आवेश? प्लस क्यू। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, P पर तीव्रता वो भी लगाएगा। उसकी तीव्रता को E2 मान लेते हैं। E2 इज इक्वल टू कितना होगा 1/4πε0 इंटू के, चार्ज कितना है Q और डिस्टेंस वही है √r² प्लस एल स्क्वायर में रूट हट जाएगा जब वर्ग करोगे, r² प्लस एल का स्क्वायर न्यूटन बाई कूलम, इक्वेशन नंबर 2। और दिशा प्लस के कारण उसी दिशा में आगे की तरफ कार्य करती है। इसका मतलब यहाँ पर तीव्रताएं दो हो गई, एक है E1 और दूसरा है E2। सदिश रूप में जैसा चित्र में दिखाया गया वैसे ही दो तीव्रताएं कार्य करती हैं। तो अब इनका परिणामी हमको ज्ञात करना है। इसको हम अलग से बना दे रहे हैं। बिंदु P को ध्यान से देखिए। बिंदु P पर दो तीव्रताएं इस तरह से दिखाई गई। यहाँ हमने लिखा है वेक्टर E2 और यहाँ हमने लिखा है वेक्टर E1। माना कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E, हमने मान लिया। माना कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E कितनी है? परिणामी तीव्रता E है। ध्यान से देखिए जो त्रिभुज बना है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कोण थीटा मान लेते हैं तो ये भी थीटा ही होगा। यहाँ पर हमने परिणामी तीव्रता इस तरह से बना ली जिसका मान हमने E लिख दिया, तो ये कोण भी थीटा होगा और ये कोण भी थीटा होगा। इसी फिगर को हम यहाँ अलग से बनाकर दिखा रहे हैं। यहाँ की साइड में हमने परिणामी तीव्रता E मान ली, तो ये कोण भी थीटा होगा और इधर की साइड में भी थीटा होगा। ऐसे कंडीशन में तीव्रता के दो घटक बन जाएंगे, E1 और E2 के दो घटक हो जाएंगे। E1 का जो एक घटक कार्य करेगा वो इधर की साइड में कार्य करेगा और उसका मान होगा E1 cos थीटा, क्षैतिज घटक। इसी प्रकार E2 का भी एक घटक होगा जिसको हम लिखेंगे E2 cos थीटा। इन दोनों के ऊर्ध्वाधर घटक भी होंगे। इधर की साइड में कार्य करेगा E1 sin थीटा। क्या कार्य करेगा? E1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक। इसी प्रकार E2 sin थीटा भी इसी दिशा में कार्य करेगा। इसका मतलब बिंदु P पर तीव्रताओं की तीव्रता जो लग रही है उसके घटक हो जाएंगे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। E की दिशा में कार्य करेंगे, जबकि E2 sin थीटा और E1 sin थीटा दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। ध्यान से देखिए E1 के मान और E2 के मान एक दूसरे के बराबर है, और अगर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा विपरीत दिशा में है तो परस्पर निरस्त हो जाएंगे। यहाँ आप लिखेंगे जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक दोनों के ऊर्ध्वाधर घटक कौन? E1 sin थीटा एवं E2 sin थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक में E1 sin थीटा एवं E2 sin थीटा विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, मतलब उसका कोई भी इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, निरस्त हो जाएंगे। अगर ये एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे तो अब बचा क्या? वही एक ही E की दिशा में तीव्रता है E1 cos और E2 cos। अतः बिंदु P पर अब एक ही तीव्रता लग रही है, उनको जोड़ लेंगे, एक के दिशा में इसलिए जुड़ जाएगा। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, दोनों एक के दिशा में, एक घटक बच रहा है वही, तो दोनों जुड़ जाएगा। परिणामी तीव्रता क्या लिखोगे? E इज इक्वल टू E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। ध्यान से देखिए समझ जाएंगे। E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। इनमें से E1 और E2 में से cos थीटा बाहर कर लेते हैं तो आपको मिलेगा E1 प्लस E2 और इंटू cos थीटा। E1 और E2 की वैल्यू शायद बराबर है। ध्यान से देखिए 1/4πε0 Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और वही चीज सेम है तो उसको हम 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं। 2 गुणे किसी एक का मान रख देंगे 1/4πε0 इंटू के और इंटू Q डिवाइड बाई आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और बचा क्या? इंटू cos थीटा। चित्र को ध्यान से देखिए।
समकोण त्रिभुज ओ यानी ए ओ पी, चाहे इधर सोचें चाहे इधर सोचें, बी ओ पी, इनमें cos थीटा की वैल्यू रख देंगे। चित्र से cos थीटा यहां लिख दे रहे हैं, चित्र से cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, यल, चाहे इधर सोचें तो यहाँ हो जाएगा L अपॉन कर्ण की वैल्यू है √r का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो जो मान हम लोग निकाले यहाँ रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा L और डिवाइड बाई √ के नीचे होगा L का स्क्वायर और प्लस R का स्क्वायर, जैसा लिखा गया समझ पाए होंगे। ऊपर देखिए यहाँ 2q गुणे 2l हो जाएगा। अगर हम इसको ध्यान पूर्वक देखें तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू k और इंटू q और गुणे 2l, ये 2 ऊपर से गुणा हो जाएगा तो यहाँ बनेगा q गुणे 2l। और ये हर को ध्यान से देखिए, ये a लिखा है, ये √a लिखा है, a गुणे √a बराबर हो जाएगा a⁴/2। तो इसको लिखेंगे r का स्क्वायर और प्लस l स्क्वायर का होल पावर 3/2। ध्यान से देखिए, एक घात है और 1/2 है, दोनों जुड़ जाएगा गुणा की प्रक्रिया में। पर ये q गुणे 2l अभी पढ़े हैं, p बराबर होता है q गुणे 2l। p क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू k और ऊपर बन जाएगा p एंड डिवाइड बाई, फिर वही आप इस्तेमाल करेंगे, कौन छोटा है कौन बड़ा है, r स्क्वायर बड़ा है और कौन छोटा है, l स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे सिंस r इज ग्रेटर देन l, तो फिर बड़ा है तो छोड़ भी देंगे, अतः l स्क्वायर को छोड़ा जा सकता है। l स्क्वायर को छोड़ने पर, उसको हटा देते हैं, उसको छोड़ने पर लिख लेंगे, छोड़ देते हैं, तो छोड़ेंगे तो ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या, r स्क्वायर का होल पावर कितना, 3/2। गुणा की प्रक्रिया में किसी का अंश किसी के हर से कट जाएगा, तो ये 2 और 2 कट जाएगा। तो फिर आपने तीव्रता का फार्मूला पढ़ लिया, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू k और इंटू p एंड डिवाइड बाई r का क्यूब। तो आपने तीव्रता का फार्मूला पढ़ लिया। कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में ट्रांसवर्स लिखेंगे, इसलिए t से लिखेंगे, न्यूटन बाई कूलाम होगा, और ये समीकरण नंबर 3 हो गया। तो आपने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का फार्मूला पढ़ लिया। हमें जानना है अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता के बीच में रिलेशन, मतलब दोनों के बीच में रिलेशन अगर ध्यान से देखें तो इसमें 2p से गुणा था, 2p था और इसमें 2p नहीं है, तो ये जो EL है, EL सॉल्व कर लीजिएगा, EL 2 गुणे ET के बराबर होगा। कितने के, 2 गुणे ET के बराबर होगा। इसका मतलब ET का दुगना होगा, माने निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का मान अक्षीय स्थिति में तीव्रता के मान का दुगना होगा। तो आज हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसको हम बहुत केयरफुली लिखेंगे और उसको नोट्स भी में साफ सुथरा लिख लेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह पर वैद्युत विभव। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत विभव। साफ सुथरा इसको लिखेंगे, नोट्स भी बनाएंगे। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चन का सलूशन ढूंढ सकते हैं और जरूर न्यूमेरिकल लगाएं जो आपको बताया जाता है। धन्यवाद।